नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 66 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लाइन सेगमेंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए सरफेस करंट एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वॉल्यूम करंट। देखो, अगर मैं वॉल्यूम करंट की बात करूँ या फिर फोर्स ऑन ए वॉल्यूम करंट की बात करूँ, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास कोई एक वॉल्यूम होगा और उस वॉल्यूम में क्या कर रही होगी, कुछ करंट फ्लो कर रही होगी, या बोल सकते हैं कुछ करंट डेंसिटी या फिर वॉल्यूम करंट डेंसिटी फ्लो कर रही होगी और उस पर लगने वाला हमको मैग्नेटिक फोर्स क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। और ऑब्वियसली बात है, हमने उस वॉल्यूम को कहां रखा होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा होगा। सेम चीज जब किसी सरफेस में कोई करंट फ्लो करती है, माना मेरे पास एक यहां पर क्या है, प्लेट है और किसी एक कंडक्टर की प्लेट है और उस कंडक्टर में क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है और उस कंडक्टर को हमने कहां रखा हुआ है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तब उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा वो भी क्या करेंगे, आज हम कैलकुलेट करेंगे। और तो फर्स्ट वाली चीज है वो तो समझ ही गए आप कि मेरे पास कोई वायर होगा और उस वायर में कुछ करंट फ्लो कर रही होगी और उस वायर को हम जब कहां रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उसमें लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा वो आज हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस कर ले। वैसे तो हम एक बार कर चुके हैं, लेकिन कुछ महानुभाव जो हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, फिर जो हमारे प्यारे प्यारे भैया और उनकी बहनें हैं, तो पहली बार यहां पहुंचे होंगे, ठीक है, बिना पीछे के लेक्चर देखे हुए, तो उनको थोड़ा बहुत हम मैग्नेटिक फोर्स की झलक दिखा देते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, सिंस वी नो वी डिफाइन मैग्नेटिक फोर्स बाय द हेल्प ऑफ लॉरेंज फोर्स लॉ। ठीक है, तो यहां पर लिख के चलेंगे। तो इफ ऐसे लिखो, सिंस वी नो, पहले क्या डालो, हेडिंग डालो, अभी कुछ में हेडिंग मत डालो, हेडिंग वाली डालेंगे ये लिखने के बाद। ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो सिंस वी नो इफ ए चार्ज Q is moving with velocity v in external in magnetic field B, then magnetic force on it given by Lorentz force law and that is क्या होता है मेरे पास कि this F magnetic is equal to Q into V क्रॉस B होता है। ये हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? आंसर है हाँ जी, पढ़ा है। एंड नाउ सी इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब हिंट डालो, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, अब हिंट डालो क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लाइन सेगमेंट। हेडिंग क्या है हमारी अब, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लाइन सेगमेंट या वायर ही बोल सकते हो, करंट कैरिंग वायर बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोल दो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रखा है। ओके, नाउ अज्यूम कर लिया मैंने कि लेट अस कंसीडर वी हैव ए लाइन सेगमेंट इन विच आई करंट इज फ्लोइंग। हमने क्या अज्यूम किया कि मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, वायर का टुकड़ा है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक वायर का टुकड़ा है जिसमें क्या कर रही है, कुछ करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ चार्ज फ्लो कर रहा होगा। करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। यानी इसमें क्या फ्लो कर रहा होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज इस करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर इसमें चार्ज मूव कर रहा है, जहां चार्ज है वहां क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, चार्ज डेंसिटी होगी। लेट अस से कि जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है। कितनी चार्ज डेंसिटी है इसकी, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। और मैंने क्या कर रखा है, इस पूरे वायर को कहां रखा हुआ है, कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, कुछ मैंने यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या लगा दिया, बी लगा दिया। एंड दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और ये कैसा है, मेरा यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जो मैंने बोला इसी को एक बार लिख के चलते हैं, बेहतर समझ में आएगा। तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए वायर having current I and I, ऐसे वेक्टर भी लगा दो। ठीक है, क्योंकि वेक्टर लगा के चल रहे हैं हम, लेकिन होती कैसी, स्केलर होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, जिसने पिछला लेक्चर देखा उसको समझ में आ गया होगा, या फिर रहने दो, लगा दो। ठीक है, लेट अस कंसीडर वी हैव ए वायर हैविंग करंट I and करंट डेंसिटी, सॉरी चार्ज डेंसिटी लैम्डा
चार्ज डेंसिटी कितनी है उसकी, लैम्डा है, एंड इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी, इन मैग्नेटिक फील्ड बी, कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स acting on this wire due to B for magnetic field। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस वायर में कितना फोर्स लगेगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स डू इट। ओके, चलिए करते हैं। नाउ कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करते हैं, ऐसे अज्यूम करते हैं, अज्यूम करो कि यहां पर छोटा सा एक लाइन सेगमेंट है, कितना है, एक छोटा सा लाइन सेगमेंट, ऐसे अज्यूम करो, लाइन सेगमेंट में बोलो एक छोटा सा लाइन एलिमेंट बोलो, लेट अस से दिस लाइन एलिमेंट इज DL, इसकी लेंथ कितनी है, DL लेंथ का मैंने यहां पर लाइन एलिमेंट अज्यूम कर लिया, और अज्यूम किया कि किसी टाइम पर इस DL लेंथ के लाइन एलिमेंट में जो चार्ज है वो कितना है, DQ है, कितना चार्ज है इसमें, DQ चार्ज है। तो क्या निकालूंगा सबसे पहले कि इस DQ चार्ज, और DQ चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एंड लेट अस से दिस DQ चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ये जो DQ चार्ज है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि जब चार्ज मूव कर रहा है तभी तो यहां पर क्या है, करंट है। तो इस लाइन सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट में कितना चार्ज है, DQ चार्ज है, जो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जैसे ही ये चार्ज मूव करेगा, ये चार्ज कहां मूव कर रहा है, एक्चुअल में इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस चार्ज में लगने वाला फोर्स निकालना, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। फिर इस पूरे वायर में लगने वाले फोर्स को निकालने के लिए क्या कर दूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। बात समझ में आई। तो ये क्या रहेगा, हमारा प्रोसीजर रहेगा इस वायर में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो एट फर्स्ट find force on DQ which is moving with velocity v, and then to find force on whole segment, whole wire, integrate it, इसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो नाउ जैसे कि हमने ऊपर लिखा, उसी को जो शब्दों में लिखा है उसको मैथमेटिकल क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। तो अभी मिटाना पड़ेगा, सॉरी। तो एक काम करते हैं, देखो ऐसे मिटा दो ना, ओके। नाउ अब इस DQ पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन DQ क्या हो जाएगा, देखो अगर यहां पर लिखूं मैं, क्या फोर्स ऑन DQ, दिस विल बी स्मॉल फोर्स, क्योंकि दिस इज स्मॉल चार्ज, तो फोर्स विल आल्सो स्मॉल, तो दिस इज DFM, M इज रिप्रेजेंटिंग हियर मैग्नेटिक फील्ड, M फॉर मैग्नेटिक्स, यानी मैग्नेटोस्टेट की बात कर रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से यहां क्या आ जाएगा, क्योंकि जो कितना DQ आ जाएगा, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड v क्रॉस कितना आ जाएगा, ये b आ जाएगा, ठीक है। v क्रॉस कितना आ गया, b आ गया। क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ देखो अब इस DQ को क्या लिख सकता हूं मैं, सिंस वी नो कि दिस लाइन चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा, एंड दिस DQ चार्ज इज चार्ज इन दिस लाइन एलिमेंट विच इज DL। तो सिंस DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, जो DQ इक्वल टू है दैट इज लैम्डा इंटू DL। अब ये कहां से आया, ये मत पूछना मेरे से, बिकॉज यू नो ये कहां से आया, बिकॉज लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहां से DQ को लिख सकता हूं मैं लैम्डा इंटू DL लिख सकता हूं, बिकॉज DL लेंथ में कितना चार्ज है, DQ चार्ज है, सिंपल सी बात है। उठा के यहां पुट कर दो, तो यहां मेरे पास कितना आ गया, ये DF वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज DQ लैम्डा इंटू DL, और इंटू कितना हो जाएगा, ये V क्रॉस कितना आ गया, B आ गया, ओके। और इस DL को इधर लिख सकता हूं मैं, ओके। तो इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे, तो DFM इज इक्वल टू, ये लैम्डा कांस्टेंट है तो इसको अंदर ले जा सकता हूं मैं, V के साथ लिख दो इसको, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, मैं लैम्डा इंटू V क्रॉस कितना आ गया, ये B आ गया, और इंटू में कितना आ गया, DL आ गया। ऐसा लिखता हूं, आंसर है हाँ जी, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब यहां पर क्या है, दिस इज लैम्डा इंटू V है, एंड वी ऑल नो from our previous experience, or we can say from our previous lecture, this lambda into V is equal to I, इसका होता है करंट के बराबर होता है। तो since we know the current I is equal to क्या होता है, lambda into
वी होता है। ओके, यहाँ वेक्टर लगा रखा है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ लगाना पड़ेगा वेक्टर हमको। ठीक है, इससे ये मत समझना कि ये 12 बोल रहा हूँ मैं, कितने बोल दिया, कल से मैं कम 20 बार बोल दिया, नहीं अब नहीं बोलूंगा, जो है यहाँ पर समझ लो। तो दिस वेक्टर की मतलब क्या होता है समझ लो अपने मन में। तो ये कितना आ गया देखो, अब से बोलूंगा ही नहीं मैं ये चीज़, ठीक है, सच बोल रहा हूँ। तो डी एफ इक्वल टू कितना आ गया, तो इसको जो कितना आ जाएगा, आई लिख दूँ यहाँ पर मैं, दिस इज आई क्रॉस कितना हो गया, बी हो गया, और फिर इंटू कितना आ जाएगा, ये डी एल आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। अब देखो आपको खुद ही लग रहा होगा कि आई इज ए स्केलर क्वांटिटी बट हियर वी आर पुटिंग वेक्टर, तो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर ना, तो हटा दें इसको। जो कैसे हटाओगे, सिंस वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन एलिमेंट इन सेम डायरेक्शन, करंट भी यहीं को मूव कर रही है। अगर इस डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर पॉइंट में बात करूं तो करंट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डी एल इज इन दिस डायरेक्शन, सो दिस कैन बी रिटन एज, तो सिंस ऐसे लिखना चाहिए यहाँ पर, सिंस डी एल वेक्टर एंड आई वेक्टर आर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सो इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, ठीक, कैसे लिख सकते हैं देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई को एज ए कॉन्स्टेंट, सॉरी एज ए स्केलर बाहर ले लो और डीएल को एज ए वेक्टर अंदर लिख दो, ऐसा कर सकते हैं हम, इस डीएल को अंदर लिख दो, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, डीएल क्रॉस कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, तभी हम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब दोनों से आंसर सेम आ रहा होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं। यानी डीएल को मैं इस आई की जगह ले सकता हूं और आई को एज ए स्केलर मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर ले सकता हूं, जो मैंने यहां पर ले लिया। क्लियर है इतनी बात। नाउ स्टेट सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर कितना बोल दो, 2 बोल दो। ये तो क्या निकला, दिस इज करंट, सॉरी दिस इज फोर्स इन दिस स्मॉल लाइन एलिमेंट। हमें क्या निकालना है, इस पूरे वायर में कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। नाउ फोर्स ऑन होल वायर, नाउ फोर्स ऑन होल लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो या फिर वायर भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे इसको सिंपल सा, इंटीग्रेट डी एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई इंटू दिस इज डी एल क्रॉस कितना आ गया, ये बी आ गया। ओके, ये आ जाएगा, दिस इज अवर आंसर। ना उसको इंटीग्रेट करो, डी एफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो यहां से मेरे पास, ये मिटा दो इधर में, देखो देखो डी एफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा। दिस इज एफ एम वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। देखो आई एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लो, इफ आई इज कांस्टेंट, अगर मेरे पास जो आई इक्वल टू है वो क्या है, कांस्टेंट है, मैं ये बोलूं कि इस वायर में क्या कर रही है, कांस्टेंट फ्लो, करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब ये आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो उसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूं, आंसर आज लिख सकता हूं। तो आई बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, दिस इज डी एल क्रॉस कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर। किसी वायर पर लगने वाला फोर्स होता है कितना होता है, इतना होता है, उसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्लियर बात। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड यू हैव टू रिमेंबर इट एंड सेट इट सम क्वेश्चन नंबर 3। इसे क्या बोल दो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल दो और इसके ऊपर क्या लगा दो, इस तरीके से स्टार लगा दो। ये आपको प्रूफ करने के लिए आता है और यही फॉर्मूला आपको क्लास 12th में इस तरीके से प्रूफ करने के लिए आता था कि प्रूव दैट कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ये प्रूफ करने के लिए आता था नहीं आता, आंसर है जी आता था। ठीक है, याद आ रहा कुछ, तो सेम थिंग, ये सेम है, ये इसका क्या है, जनरल रूप है या बोल सकते हैं इसका मोर अच्छा रूप है। दिस इज बेटर फॉर्म एंड दिस इज ए सिंप्लीफाइड फॉर्म। देखो कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे निकाल सकते हो आप। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि लेंथ ऑफ आवर वायर इज L, जो वायर हमने ले रखा है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, L है, एंड B इज यूनिफॉर्म एंड एंगल बिटवीन लाइन एलिमेंट एंड B इज इक्वल टू थीटा। अगर मैं ये बोलूं कि लेंथ ऑफ वायर, इफ लेंथ ऑफ वायर इज L एंड B इज यूनिफॉर्म, B इज, जो कि पहले भी था, B कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड B, DL एंड B। जो इस वायर में हम DL एलिमेंट लेंगे उसके बीच और B के बीच का एंगल कितना है, अगर थीटा है तो इसका मतलब मैं इसको कैसे क्या कर सकता हूं, देखो मॉडिफाई कर सकता हूं। तो दिस विल बी इक्वल टू FM वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू, ये क्या हो जाएगा मेरे पास,
बी डी एल इंटू साइन थीटा और इंटू कितना आ जाएगा एन कैप। एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू डी एल एंड बी। दिस इज सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, फिर डेफिनेशन लगा दी, ये निकल के आया। तो यहाँ से मेरे पास एफ एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आई इंटू, देखो बी कॉन्स्टेंट, साइन थीटा इज ए कॉन्स्टेंट बिकॉज डिफरेंशिएशन इज इन टर्म्स ऑफ डी एल, तो ये कॉन्स्टेंट होगा। तो बी इंटू साइन थीटा और एन कैप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अज्यूम कर लो कि एक्स वाई जेड वाला एन कैप है तो कांस्टेंट हो जाएगा और इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये डी एल आ जाएगा। डी एल का इंटीग्रेशन मतलब टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी, तो ये एल आ जाएगा। तो एफ एम इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, दिस इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा और इंटू कितना आ जाएगा एन कैप आएगा। और एन कैप क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, बाय द हेल्प ऑफ, बताओ, बाय द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल। याद है आपको, क्लास सेकेंड या बोल सकते हैं क्लास सेकेंड नहीं, मतलब लेक्चर ये कौन सा है 56 आई थिंक, सॉरी 66 आई थिंक 63 62 में हमने क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो एन कैप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि बाय द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो दिस इज अवर फोर्स एंड दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन जो हमने कहाँ पढ़ा था, क्लास 12th में पढ़ा था। और अभी के लिए हमारे पास ये है एंड दिस इज मोर जनरल। और ये क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये क्या होगा हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्लियर नाउ, अब एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड ताकि ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए और क्लियर हो जाए। तो मिटाऊं मैं इसको, ओके। या पहले सरफेस करंट कर लें, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर सरफेस करंट देखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा लो, ग्रिफिथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मैंने क्या लगा रखा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है इस तरीके से, कहाँ की ओर, नीचे की ओर। इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। और यहाँ पर एक लूप है, और कैसी लूप है, एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, यू करके। और इसमें से एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। कैसे फ्लो कर रही है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और इस पूरे लूप में, इस पूरे वायर में कितने लाइन सेगमेंट है, 4, 1 2 3 4। तो इसे क्या बोल दिया मैंने, 1 बोल दिया। इसे क्या बोल दिया मैंने, 2 बोल दिया। इसे मैंने क्या बोल दिया, 3 बोल दिया। और इसे मैंने क्या बोल दिया, 4 बोल दिया। मुझे क्या निकालना है कि इसमें लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा इस लूप में जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। कितनी करंट फ्लो कर रही है, करो इसमें आई करंट फ्लो कर रही है और हर सेगमेंट में आई करंट होगी बिकॉज सेम है। ठीक है, कहीं करंट और जगह नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली बात है जितनी यहाँ है उतनी यहाँ, उतनी यहाँ और उतनी ही यहाँ। और जिसको मैंने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो कहाँ है, अंदर की ओर इस तरीके से डायरेक्टेड है और जो कैसा है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पर लिख दो कैसा है वो, यूनिफॉर्म है। तो आपको क्या करना है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स इन दिस क्लोज लूप, तो नेट फोर्स ऑन दिस स्क्वायर लूप, इस स्क्वायर लूप में लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, लिखो आंसर। तो हर लाइन सेगमेंट में अलग अलग करके निकालेंगे और फिर सम में निकालने के लिए सारे फोर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी और कैसा एडिशन होगा, यहाँ पर वेक्टर एडिशन होगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले कहां निकालो, फोर्स इन सेगमेंट 1। किसकी बात करते हैं, सेगमेंट 1 की बात करते हैं। अगर मैं सेगमेंट 1 की बात करूं तो सेगमेंट 1 में जो मेरे पास फोर्स होगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, देन दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, गिवन बाय दिस रिलेशन, दैट विल बी इक्वल टू BIL sin थीटा। कितना होगा, BIL sin थीटा होगा। अब यहां पर देखो व्हाट विल बी द थीटा और व्हाट विल बी द L विल बी द लेंथ। और अज्यूम करो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, दिस इज A, ये साइड है, दिस इज लेंथ विल बी साइड ऑफ दिस स्क्वायर। वो कितनी मान ली मैंने, A मान ली, तो यहाँ पे L की जो कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, BIA sin थीटा। नाउ व्हाट विल बी द थीटा। देखो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे अंदर की ओर है या नहीं है, क्योंकि क्या क्रॉस लगा रखा है, कहां की ओर है, अंदर की ओर है। और जो मेरी वायर है वो कहां की ओर है, ऐसे ऊपर की ओर है। करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो डायरेक्शन भी कहां लेंगे, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, अभी तक वही तो डिस्कस कर रहे थे हम। तो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। जो डीएल है और जो करंट है दोनों बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ऐसा हमने अज्यूम कर रखा था। अभी ये फॉर्मूला आ रखा है हमारा। ओके, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी ये ऊपर की ओर है मेरे पास, एल ऊपर की ओर है और ये अंदर की ओर है। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच का, π/2। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, थीटा की जगह π/2 आ जाएगा। तो साइन क्या हो जाएगा, ये π/2। अब बात किसकी करते हैं, एन कैप की। अगर मैं यहाँ क्या लगाऊं, मैं वेक्टर लगाऊं, तो यहाँ क्या लिखनी पड़ेगी मेरे को, डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी।
नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन, कैसे निकालोगे? अगेन लेफ्ट हैंड रूल। देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, ये करंट को दिखाता है और ये अप्लाइड फोर्स को दिखाता है। इसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में करते हैं, इसको करंट की डायरेक्शन में, और ये अपने आप फोर्स की डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो दिस विल बी लाइक दिस। ओके, तो कहां की ओर हो जाएगा? ये लेफ्ट। जो यहां पर मेरे पास फोर्स लग रहा है वो कहां की ओर लग रहा है? लेफ्ट की ओर लग रहा है। तो फोर्स विल बी इन लेफ्ट डायरेक्शन। किधर बात? तो ये क्या निकाला मैंने? F1 निकाला। सिमिलरली कहां निकाला? सेगमेंट 2 की देखो, सेगमेंट 2, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो मैं। देखो साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1 हो जाता है। तो F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये BIA, और कहां की ओर? लेफ्ट की ओर। ठीक है, कहां की ओर? लेफ्ट की ओर। BIA जो कि कहां की ओर है? लेफ्ट की ओर है। अब सेगमेंट 2 में देखो, अगर मैं सेगमेंट 2 की बात करूं, सेगमेंट 2 में लगने वाले फोर्स की बात करूं, दिस विल बी F2। अगेन द एंगल बिटवीन दिस लाइन सेगमेंट एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन 90 डिग्री। तो थीटा तो 90 होगा, तो ये तो उड़ी जाएगा, यहां पर साइन 91 हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास यहां पर BIL बचेगा। क्या बचेगा? BIL या BIA बचेगा। अब बता दें किसकी? डायरेक्शन की। तो व्हाट विल बी डायरेक्शन? तो अगेन क्या लगाएंगे हम यहां पर? हमारा लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ओके, तो दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंड दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कैसे कर दोगे? ऐसे। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कहां क्यों लगेगा? डाउनवर्ड। तो यहां पर डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी? डाउन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? डाउन। तो डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। अब बात करो इसी सेगमेंट 3 की बात करूं, तो अगर मैं सेगमेंट 3 में लगने वाले फोर्स की बात करूं, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू F3। तो F3 इक्वल टू अगेन वहां पर जो एंगल होगा B और L के बीच का या फिर DL के बीच का, दैट विल बी इक्वल टू 90। तो यहां पर BIA तो आएगा ही, वही सेम आ जाएगा। और फिर अब बात है किसी डायरेक्शन की, तो व्हाट विल बी डायरेक्शन? तो डायरेक्शन विल बी अगेन फ्रॉम लेफ्ट हैंड रूल, तो लाइक दिस एंड दिस। तो कहां की ओर आया ये? इधर की ओर, यानी कहां गया? राइट। तो कहां आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ओके, और अब बात करें सेगमेंट 4 की बात करूं, तो सेगमेंट 4 में क्या हो जाएगा? सेम ऊपर जैसा हो जाएगा पहले तो, फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? थोड़ा अलग हो जाएगी। दिस इज सेगमेंट 4। तो सेगमेंट 4 के लिए जो फोर्स है वो कितना है? F4 है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये BIA आ जाएगा। नाउ अब डायरेक्शन, अगेन डायरेक्शन किससे निकालोगे? लेफ्ट हैंड रूल से। तो लाइक दिस। तो कहां की ओर? ऊपर की ओर। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी? अप। तो डायरेक्शन विल बी अप। तो नेट फोर्स अगर मैं निकालूंगा तो F टोटल निकालूंगा या फिर F नेट निकालूंगा, देन दिस विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस कितना आ जाएगा? F3 प्लस F4 आ जाएगा। अब देखो, जो अप वाला है वो डाउन वाले के बराबर है, और जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाले के बराबर है। एज टोटल फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि ये इसको क्या कर देगा? कैंसिल, और ये इसको क्या कर देगा? कैंसिल। देन नेट फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, तो नेट फोर्स इन दिस क्लोज लूप और इन दिस स्क्वायर लूप इज इक्वल टू 0। क्या यहां पर से एक क्वेश्चन निकल के ये आता है कि क्या कभी हमारे पास, जब कभी भी हमारे पास क्लोज लूप होगी और उसमें कुछ कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी और उसको मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा इस तरीके से, तो क्या हर बार उसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा? आंसर है हां, होगा। अगर मैं किसी क्लोज लूप को, ध्यान सुना बात को, अगर मैं किसी भी क्लोज लूप को, नॉट ओनली स्क्वायर, दैट विल बी सर्कुलर और दैट विल बी एनी आर्बिट्री लूप, अगर मैं उसको किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तब उसमें लगने वाला जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होता है वो 0 होता है। एंड दैट लाइन इज, या फिर दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके गेट या जेम में। गेट में तो 3 मार्क्स का नहीं आता ना, ठीक है, हाँ, मतलब जहां भी आता है 3 और 4 मार्क्स का, मतलब वहां पर बनने लायक एक क्वेश्चन है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट लाइन लिखो यहां पर। तो ऐसे स्टेटमेंट पास करेंगे हम क्या, कि इफ ए क्लोज लूप इज प्लेस्ड, या फिर क्लोज करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स ऑन लूप इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट क्या है मेरे पास, ऐसे लिखो, इफ ए क्लोज, क्लोज का मतलब ये क्लोज है ना, क्लोज करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप बोल दो या वायर बोल दो, वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then net magnetic force
ऑन इट विल बी जीरो। कितना होगा नेट मैग्नेटिक फोर्स में? जीरो हो जाएगा। किधर है इतनी बात? ओके, नाउ प्रूव कर लेते हैं इसको एक बार। ये तो किसके लिए था? एक स्पेसिफिक उसके लिए था, एक कोई एक आर्बिट्री लूप लेके उसको क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। प्रूफ देखो, तो लेट्स कंसीडर वी हैव ए आर्बिट्री लूप। क्या है मेरे पास? एक आर्बिट्री करंट कैरिंग लूप है जिसको मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रखा है? प्लेस कर रखा है, और हमें प्रूव करना है कि उसमें लगने वाला जो नेट मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना होता है? जीरो होता है। तो इस तरीके से मैंने कोई भी एक आर्बिट्री लूप अज्यूम कर ली। तो दिस इज आर्बिट्री लूप। ये कैसी लूप है? आर्बिट्री। अब आर्बिट्री की स्पेलिंग क्या होती है मुझे नहीं पता भाई। आर्बिट्री लूप, ओके, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एक आर्बिट्री लूप है, तो मनगढ़ंत लूप है एक, ठीक। और इसमें क्या कर रही है? इस तरीके से आई करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट फ्लो कर रही है। और यहां मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड बी लगा रखा है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये कैसा है मेरा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और मुझे प्रूव करना है कि इसमें लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स एफ एम होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी एल क्रॉस बी, ऐसा कुछ होता है। तो दैट इज इक्वल टू जीरो। ये मुझे क्या करना है? प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, जो डीएल है वो क्या है? बात इसी की है, इसी ये कहानी। अगर ये समझ में आ गया ना, डीएल क्या है मेरे पास? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी चेंज इन पोजीशन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन है। जो डीएल है मेरे पास वो क्या है? दैट इज डीएल। यहां से आता है दैट इज डीएल। ये क्या है? मेरा डीएल वेक्टर है, यानी चेंज इन पोजीशन। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बोल सकते हैं इसको हम, या फिर हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। अगर मैं एक क्लोज लूप की बात करता हूं, अगर मैं इंटीग्रेशन का फॉर क्लोज लूप, अगर मैं इंटीग्रेशन बोलूं कि ऐसा बोले, इफ डीएल, जो मेरे पास डीएल होगा वो क्या होगा मेरे पास? दैट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है मेरे पास? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं बात करूं कि मैं अगर मैं इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैं किसी क्लोज लूप में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और भी यहीं पहुंच जा रहा हूं। ध्यान सुनना बात को, किसी एक क्लोज लूप में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कि मैं यहां से चल रहा हूं और फिर यहीं पहुंच जा रहा हूं। कोई चार्ज यहां से चल रहा है और फिर यहीं पहुंच जा रहा है, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन क्लोज लूप, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि जहां से गया वहीं पहुंचा, वो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ इन ए क्लोज लूप। अगर मैं क्या बोलूं, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकली लिखूं तो कैसे लिखूंगा? दैट विल बी, दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन डीएल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बैटल मत लगाओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू जीरो, ऑटोमेटिकली दिस इंटीग्रेशन बिकम जीरो। तो हेंस एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ही जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि बी तो यूनिफॉर्म है, बी यूनिफॉर्म है तो बचाएगा यहाँ पर डीएल बचा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा? जीरो हो गया। अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। सिंपल से क्या हो गया? प्रूफ हो गया इसका। ठीक है, 2 लाइन का प्रूफ था। ओके, नाउ ये तो क्या हो गया? हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए लाइन सेगमेंट हो गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं किसकी? मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए सरफेस करंट। किस सरफेस करंट में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, या फिर कोई करंट सरफेस में मूव कर रही है तब उसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? ओके, जो सेकंड पॉइंट है यहां पर ऐसा करके लिखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सरफेस करंट, सरफेस करंट। ओके, अज्यूम कर लिया मैंने कि मेरे पास यहां पर क्या है? एक इस तरीके से कोई भी एक आर्बिट्री सरफेस अज्यूम कर ली, और अज्यूम किया कि इस सरफेस में कुछ करंट फ्लो कर रही है, और इस सरफेस की जो करंट डेंसिटी है वो कितनी है? के है। इस सरफेस की करंट डेंसिटी कितनी है? के है। ओके, अब करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज डेंसिटी भी होगी। लेट अस से कि चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी एंड के इज करंट डेंसिटी। इस करंट डेंसिटी कितनी है? के है। ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं सरफेस करंट डेंसिटी बोलो, ज्यादा अच्छा बोलना तो के इज इट्स सरफेस करंट डेंसिटी। नाउ अब मुझे क्या करना है? इसको कहीं मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। लेट अस से इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया। कहां रखा है मैंने? इसको एक बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और इसमें लगने वाला फोर्स मुझे फाइंड करना है। तो अगेन प्रोसेस सेम रहेगी। पहले क्या करेंगे? एक छोटे से चार्ज एलिमेंट पर क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। फिर पूरे में फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा यहां पर एरिया एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस से एरिया एलिमेंट मैंने क्या अज्यूम कर लिया? यहां पर डी ए अज्यूम कर लिया। दिस इज डी ए एरिया एलिमेंट, और ये एरिया एलिमेंट बहुत छोटा है, तो उस एरिया एलिमेंट के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा दैट चार्ज इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। लेट अस से दिस चार्ज इज डी क्यू। कितना चार्ज है ये? डी क्यू चार्ज है।
एंड दिस डी क्यू चार्ज इज इक्वल टू किसके बराबर होगा मेरे पास, सिग्मा इंटू डी के बराबर होगा नहीं होगा। और ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो चार्ज है यहां पर इसके अंदर जो डी क्यू चार्ज है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर डी क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, लिख लेना अपने शब्दों में, अगर डी क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब इस डी क्यू पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स DFM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू डी क्यू इंटू दिस इज v क्रॉस b। होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। तो यहां से मेरे पास DFM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब यहां पर बी यूनिफॉर्म बोल रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी के लिए भी है। ओके, तो दिस इज डी क्यू, तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, सिग्मा इंटू डी ए आ गया, एंड दिस इज वी क्रॉस कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो सिग्मा को अंदर ले जाओ, इस डी ए को इधर ले जाओ, तो यहां से मेरे पास एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सिग्मा इंटू वी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, हाँ जी ऐसा लिख सकते हैं। तो क्रॉस बी एंड इंटू कितना आ गया, डी आ गया। नाउ दिस सिग्मा इंटू वी, व्हाट इज दिस, इट इज सरफेस करंट। क्या है ये, सरफेस करंट डेंसिटी है। तो सिंस वी नो के इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सिग्मा इंटू वी होता है। कल की यादें ताजी नहीं है या भूल गए, तो डी एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज के क्रॉस वी और इंटू कितना आ गया, ये डी ए आ गया। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट इन विच डी क्यू चार्ज, जिसमें कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। अगर पूरे सरफेस में निकालना है तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो एफ एम इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दैट इज के क्रॉस वी और इंटू कितना आ गया, डी ए आ गया। तो दिस इज माई फोर्स एक्टिंग ऑन होल सरफेस। क्लियर, ओके ना। अब बात करते हैं किसकी, ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया, बहुत थोड़ा सा था। ओके, जो समझना था इसी में समझना था, यहां तो अपने आप ही समझ में आ गया ना, आसान है। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी की। नेक्स्ट हिंट डालो क्या, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। अरे कपड़ा बहुत ही गंदा हो गया, धोना पड़ेगा। देखो अगला लिखो, फोर्स ऑन वॉल्यूम करंट, वॉल्यूम करंट। अज्यूम करो कि यहां मेरे पास क्या है, कोई एक वॉल्यूम वी है। ओके, इस तरीके से। ओके, और इसमें क्या कर रहा है, कुछ करंट फ्लो कर रही है, और जिसकी करंट डेंसिटी कितनी है, जे है, यानी वॉल्यूम करंट डेंसिटी कितनी है, जे है। अब करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, चार्ज फ्लो कर रहा होगा, चार्ज कुछ मूव कर रहा है। अज्यूम करो जो चार्ज मूव कर रहा है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जिस चार्ज की चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, और जो करंट डेंसिटी है वो कितनी है मेरे पास, जे है। ओके, तो मुझे क्या करना है, इसको मैंने किसी एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड बी में जब मैंने इसको रखा है तब मुझे इस पर लगने वाला फोर्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा यहाँ पर क्या अज्यूम कर लो, एक वॉल्यूम एलिमेंट अज्यूम कर लो इस तरीके से। तो लेट्स से वी हैव ए वॉल्यूम एलिमेंट हियर लाइक दिस, एंड दिस वॉल्यूम एलिमेंट इज डी टाउ। ये वॉल्यूम एलिमेंट कितना है मेरे पास, डी टाउ है। अब बहुत छोटा वॉल्यूम एलिमेंट है, तो इसके अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा वही बहुत छोटा होगा। लेट्स से दैट चार्ज इज डी क्यू। ये चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू डी टाउ हो जाएगा। होगा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अब अज्यूम करो कि जो मेरे पास चार्ज क्यू है वो वी वेलोसिटी, सॉरी डी क्यू जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब इस वॉल्यूम एलिमेंट पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी। होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अब डी क्यू इक्वल टू कर सकते हो रो इंटू डी टाउ लिख सकते हो। तो यहां से मेरे पास एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज रो इंटू डी टाउ इंटू कितना आ गया, ये v क्रॉस b आ गया। इस रो को अंदर ले जाओ, डी टाउ को उधर पहुंचा दो। तो यहां से मेरे पास डी एफ एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज रो इंटू वी एंड दिस इज क्रॉस कितना आ गया, b आ गया, और इंटू कितना आ गया, ये डी टाउ आ गया। एंड दिस रो इंटू v, व्हाट इज दिस, दिस इज वॉल्यूम करंट डेंसिटी। ये क्या है मेरे पास, सिंस वी नो वॉल्यूम करंट डेंसिटी j इक्वल टू कितना होता है, रो इंटू वी होता है। उठाए कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो यहां से मेरे पास डी एफ एम इज इक्वल टू कितना आ गया, ये दैट इज जे क्रॉस बी
एंड इनटू कितना आ गया, डी टाउ आ गया। ये क्या निकला मेरे पास, मैग्नेटिक फोर्स इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट। अब पूरे में निकालना है तो उसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां से मेरे पास एफ एम ऑन द होल वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज जे क्रॉस बी और इंटू कितना आ जाएगा, डी टाउ आ जाएगा। इट इज आवर आंसर। ये क्या निकल के आया, हमारा आंसर निकल के आया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कभी कभी ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है और आपसे प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला था, फर्स्ट वाला लाइन चार्ज वाला, सॉरी लाइन एलिमेंट वाला, फिर लाइन सेगमेंट वाला। करंट इन ए वायर एंड इट इज प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड फाइंड द फोर्स ऑन द वायर, या मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये क्या हो गया, आज का जो टॉपिक थे हमारे वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप जो आज के टॉपिक है वो आपको समझ में आए होंगे। एक चीज जो मुझे थोड़ा बहुत कमी खल रही है, दैट कमी इज दैट कि हमने पिछले लेक्चर में करंट डेंसिटी तो पढ़ी, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या किए, बहुत कम किए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो हमने वहां पर थ्योरी पढ़ रखी है और थ्योरी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन चाहिए, मतलब क्वेश्चन तो हमें एक के क्वेश्चन क्या ना हमने बस, और वहां पर क्वेश्चन करने हैं, मेरा ऐसा मन कर रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन तभी यहां पर कराऊंगा कि जब आप चाहोगे कि वहां पर मैं क्वेश्चन कराऊं उससे रिलेटेड, करंट डेंसिटी से रिलेटेड, सरफेस करंट और वॉल्यूम करंट डेंसिटी से रिलेटेड। क्लियर बात, वो तभी होगा जब आप कहोगे। अगर आप नहीं कहोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है, हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टडी करंट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करंट, और उसके बाद क्या आएगा, हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक चीज़ और, लाइक एंड सब्सक्राइब वो तो बनता है। ठीक है, आई होप आप कर दोगे यार इतना। मतलब अब आप क्लास 11-12 के बच्चे तो है नहीं, मतलब हायर एजुकेशन में हो, कोई बच्चे एमएससी में होंगे, कोई बच्चे बीएससी 6 सेम 4 सेम में होंगे। ठीक है, और बहुत कम बच्चे बीएससी 1st सेम में होंगे। तो मतलब आप क्या हो चुके हो, परिपक्व हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो। तो आपसे ये कहना कि लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका जो बौद्धिक विकास है वो उस लेवल तक हो चुका है कि आपको कोई आप ऑर्डर नहीं दे सकता, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, तो मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा होगा नहीं होगा। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।